Hello friends, I would like to invite to my YouTube channel Rainbow Classes. Today we are going to discuss स्टेट ग्रेजुएट टीचर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2013 जो कंडक्ट हुई थी परीक्षा, वो हुई थी बच्चों 1 फरवरी को 2015 में। ओके, तो इस रिलेटेड हम पहले भी कई सारे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उनके अंदर इस हिस्ट्री के पार्ट को, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 है, पार्ट 1 को तो हम पहले से 4 ऑप्शन जो दिए हुए हैं क्वेश्चन उनको हम सॉल्व कर चुके हैं, और सेकंड में हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हैं। बच्चों में इनसे पहले 3 वीडियोस बना चुके हैं हिस्ट्री इस पेपर से रिलेटेड, और आपको देखना हो तो आप देख सकते हैं, बच्चे एक्सप्लेन किया हुआ है। बाकी और मेरे कुछ क्वेश्चन बचते हैं, उनको हम ये 4th वीडियो पे बना रहे हैं, हिस्ट्री की यूपी टीजीटी सोशल साइंस। ओके, तो जो 4th वीडियो बना रही हूँ मैं, इसको हिस्ट्री कंप्लीट करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आप बच्चों सिविक्स को हम डिस्कस करेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस के जो ऑप्शन है बच्चों, मेरी जो पूरी कोशिश यही रही कि क्वेश्चन के ऑप्शन को भी अच्छे से डिस्कस करने की, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन के जो ऑप्शन होते हैं, कई बार ऐसा होता है एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन जो होते हैं उनको ही क्वेश्चन बना करके क्या करता है, हमारे सामने कई बार एग्जाम में आ जाते हैं। तो उन सभी चीज़ों को मैं ध्यान में रखते हुए इनके जो ऑप्शन हैं उनको जहाँ मुझे लगे इंपॉर्टेंट है उनको हम क्या करेंगे, डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हम जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं, 48 क्वेश्चन। ओके, जिसके हमने क्वेश्चन 48 कंप्लीट कर लिया है, थर्ड जो वीडियो है। अभी 4th वीडियो हमारे क्वेश्चन नंबर 49 से स्टार्ट होगी। तो क्वेश्चन नंबर 49 को हम समझेंगे स्टूडेंट। ओके, हल्का सा मैं इसको जूम कर लेती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा इसको देखने में और मुझे आपको समझाने में ईजी हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 स्टूडेंट, क्या 49 में क्या लिखा हुआ है, किसने संस्कृत, क्या लिखा हुआ है, किसने संस्कृत विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह, हमने पढ़ लिया था दारा शिकोह किसके बेटे थे, दारा शिकोह शाहजहाँ के बेटे थे, और इनकी जो माँ थी उनका नाम क्या था, मुमताज़ महल, जिनको नूरजहाँ भी कहा जाता है, उनके बेटे थे ये। ओके, दारा शिकोह। तो इसमें लिखा हुआ संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दारा शिकोह द्वारा तैयार किए गए, क्या स्टूडेंट, तैयार किए गए उपनिषदों की फारसी में अनुवाद किया गया था। अब वो कौन सा है उसका हमें नाम बता रहा हूँ। तो हमारे जो ऑप्शन है बच्चों, सिर अकबर, मज़्म उल बहरीन और किताबुल हिंद और बहर उल हयात। तो सबसे पहले हम सबको पढ़ लेंगे। ओके, सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे उन सभी को ऑप्शन को डिस्कस करने की। तो पहले हम करते हैं मज़्म उल बहरीन, मैं लिख देती हूँ, सही से लिखा नहीं जा रहा है, पेन से नहीं चल रहा है। मज़्म, एक सेकेंड रुक जाइए हल्का सा, मज़्म उल बहरीन को हम लिखेंगे, मज़्म उल बहरीन, क्या स्टूडेंट, मज़्म उल बहरीन को हम समझेंगे स्टूडेंट। तो मज़्म उल बहरीन जो है स्टूडेंट, वो किसने लिखी थी, वो भी दारा शिकोह ने लिखी थी। किसने स्टूडेंट, दारा शिकोह ने। और हमने आपको पहले ही बताया है, इसी ही हिस्ट्री का जो पेपर है उसमें दारा शिकोह का पहले भी जिक्र आ चुका है, मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियोस में देख लीजिएगा आप। दारा शिकोह किसके बेटे थे, शाहजहाँ के बेटे थे, शाहजहाँ के बेटे थे। इनकी जो माँ का नाम था मुमताज़ महल और जिनको नूरजहाँ भी कहा जाता था। ओके, ठीक है। मज़्मुल जो बहरीन जो बुक है बच्चों, ये संस्कृत का रूपांतरण है। इसको जो क्या किया था, संस्कृत में ट्रांसलेट किया था, और इसको लिखा जाता है समुद्र संगम। संस्कृत में लिखा जाता है क्या स्टूडेंट, देख लीजिए क्या लिखा जाता है, समुद्र संगम। संस्कृत वाला है ये, संस्कृत, इसको पंचम स्वर भी बोलते हैं, ये पंचम संधि बोलते हैं कोई वाला। ओके, समुद्र संगम के रूप में देखने को मिलता है। ये हमारा हो गया मज़्म उल बहरीन। ओके, अब हम पढ़ेंगे किताबुल हिंद। इसमें क्या लिखा हुआ है, सी में किताबुल हिंद को हम पढ़ेंगे, देखेंगे वो किताबुल हिंद को, देखिए किताबुल हिंद को हम समझेंगे कि तो किताबुल हिंद जो स्टूडेंट लिखी थी वो किसने लिखी थी,
अबू रेहान, अबू रेहान किसने लिखी थी? सॉरी, अबू रेहान ने क्या लिखा था? किताबुल हिंद लिखी थी। और इनका पूरा जो नाम था स्टूडेंट, वो क्या क्या नाम था? क्या नाम था इनका? मोहम्मद। कई बार ऐसा होता है कि जो फुल नेम भी पूछ लिए जाते हैं, एग्जामिनर का कुछ नहीं पता माइंड का, वो कब आपसे क्या पूछ ले। मोहम्मद बिन अहमद अल बरूनी। कहीं पे अलबरूनी लिखा होता है, कहीं पे अलबेरूनी लिखा होता है, ठीक है। आपको इन पर कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके। अलबरूनी या फिर कई बार अलबरूनी को इस तरह से छोटा आ और आधा ले और बै और रे ऊ की मात्रा, और नहीं अलबरूनी इस तरीके से लिखा जाता है, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ओके। इसलिए मैं आपको हर तरीके से लिख करके बताने की कोशिश इसीलिए कर रही हूँ ताकि आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूज़ नहीं होना, ओके स्टूडेंट। आगे लिखा हुआ है कि अलबरूनी को भारतीय इतिहास का पहला जानकार भी कहा जाता है। अलबरूनी जो है इनको भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट? पहला जानकार भी कहा जाता है। किसको? अलबरूनी को पहला जानकार कहा जाता है। किसका? इतिहास है। कोई स्टूडेंट आगे ये हमारा हो गया कंप्लीट। उसके बाद में देखेंगे इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है। अब हम राइट आंसर पे आ जाते हैं, दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। किसने संस्कृत के विद्वानों की सहायता से दाराशिकों द्वारा तैयार किए गए उपनिषदों के फारसी अनुवाद की प्रस्तुति की? तो उसका नाम बताना है हमें उस बुक का, तो वो बुक है बहर उल हयात, ओके। बहर उल हयात एक ऐसी बुक है जो दाराशिकों ने संस्कृत में फारसी में क्या की थी? अनुवाद की थी। उपनिषदों के फारसी में अनुवाद प्रस्तुत किया था। आगे देखिए लिखा हुआ है कि उस बंदरगाह का नाम बताइए। बंदरगाह पेडू के नाम से दी प्रीप्लस ऑफ द इरिथियन सी के लेखक का नाम क्या है? तो उनका नाम है स्टूडेंट अरिकमेंडू। क्या नाम है इनका? अरिकमेंडू, ओके स्टूडेंट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। वह कौन सा हिंदू चित्रकार था जो जहांगीर द्वारा ईरान के शाह अब्बास प्रथम का छायाचित्र बनाने के लिए भेजा गया था? शाह अब्बास का क्या बनाना था? पिक्चर बनाना थी, और जहांगीर द्वारा भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था? ईरान। तो हम ऑप्शन देखेंगे, पहला है बसावन, बी में है दशरथ, सी में बिशन दास, और डी में मनोहर दास। तो इसका राइट आंसर आप बताइए क्या है? इसका जो राइट आंसर है बच्चों बिशन दास। बिशन दास एक ऐसे छायाचित्र बनाने वाले व्यक्ति थे जो जहांगीर द्वारा ईरान से शाह अब्बास के छायाचित्र बनाने के लिए भेजे गए थे, ओके स्टूडेंट। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। किस शासक ने विचार दिया कि राज्य जो है वास्तव में एक इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता? ये बात किसने बोली थी? नीचे नाम दिया हुआ है, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, या फिर फिरोज शाह खिलजी, ओके स्टूडेंट। तो देखिए तो यही स्टूडेंट, पहले हमारे जो क्वेश्चन है हिंदू चित्रकार वाला, इसमें हम थोड़ी सी जो हम क्या करेंगे डिस्कशन कर लेंगे। क्वेश्चन जो ये वाला क्वेश्चन जो है चित्रकार वाला, हिंदू चित्रकार में अगर हम बसावन की बात करें, एक बार इनको समझ लेंगे। बसावन एक्सप्लेनेशन बता देती हूँ मैं आपको। ये जो थे मुग़ल शैली के चित्रकार थे। ये जो थे बसावन मुग़ल शैली के एक लघु चित्रकार थे। क्या स्टूडेंट? मुग़ल शैली के लघु चित्रकार थे। क्या था स्टूडेंट? चित्रकार थे, ओके स्टूडेंट, ठीक है। इन्हें ये जो कौन थे? बसावन, इन्हें जो है कुशल रंगकर्मी, ये रंग करने के बेहद कुशल व्यक्ति थे। बड़ी ही अच्छी तरीके से कार्य करते थे रंग कुशल। ये जो थे रंगकर्मी थे। रंगकर्मी होने के साथ साथ मानव प्रकृति के एक बेहतरीन सुपरवाइज़र थे। एक सुपरवाइज़र पर्यवेक्षक थे। यानी कि मानव प्रकृति जो है
स्टूडेंट मानव प्रकृति के क्या थे, एक बेहतरीन पर्यवेक्षक जिसे बोलते हैं, इसे सुपरवाइज़र बोलते हैं, वो थे। इन्हें इतने अच्छे तरीके से कलर करना आता, इनका एक्सपीरियंस इतना बेहतर था ओके कलर करने का। उसके बाद में अगर हम बात करें मनोहर की, किसकी बात करें स्टूडेंट, अगर हम मनोहर की बात करें तो जो मनोहर जो है स्टूडेंट, मनोहर जो है भारतीय और हिंदू चित्रकार थे, मतलब यहाँ पे सभी चित्रकारों की ही बात की ऑप्शन में ओके, चित्रकार थे है ना। और इन्होंने भी क्या किया था, ये जो ना मुग़ल शैली का प्रयोग किया करते थे अपनी चित्रकारिता में, मुग़ल शैलियों का ही यूज़ किया करते थे ओके, ये में हल्का सा ध्यान रखना है। उसके बाद में हमारा जो ऑप्शन बचता है, और हमारा जो इसका ऑप्शन है बच्चों, और दर्शक वाले में खास इन्फॉर्मेशन है नहीं। उसके बाद में हमारा जो राइट आंसर स्टूडेंट वो हमारा है बिशन दास। बिशन दास ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको जहांगीर द्वारा ईरान में भेजा गया था शाह अब्बास जो थे उनके छायाचित्र बनाने के लिए ओके स्टूडेंट। और दशरथ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। दशरथ जो है किसके, राम के पिता थे, पुत्र कह रही हूँ ओके। आगे देखिए कि किस शासक ने विचार दिया कि राज्य वास्तव में एक इस्लामिक राज्य नहीं हो सकता। ये बात किसने बोली थी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह खिलजी। तो किसने ये बात बोली है, तो ये बात बोली है स्टूडेंट मोहम्मद बिन तुगलक ने। हमारा राइट आंसर क्या है स्टूडेंट, बी हमारा राइट आंसर है। लेकिन हम क्या कर लेंगे, इनको समझ लेंगे थोड़ा थोड़ा ओके। ये तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब गयासुद्दीन तुगलक के हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम कर लेंगे इकट्ठा, समझ लेंगे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन को। जो स्टूडेंट हम बात करें गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, गयासुद्दीन तुगलक तो उनके क्या क्या नाम थे, एक उनका नाम था गाजी मलिक, क्या नाम था, गाजी मलिक, और था तुगलक गाजी भी था ओके। ये जो अपने सिंहासन में बैठे हुए थे वो स्टूडेंट बैठे थे 1320 में बैठे थे और 1325 तक बैठे थे ओके स्टूडेंट। अब इनको तुगलक वंश का शासक कहा जाता है, जैसे कि इनकी नाम से पता चलता है कि तुगलक वंश के क्या थे, शासक थे स्टूडेंट। इसके साथ साथ इन्होंने 8 सितंबर 1320 में ये कहाँ बैठे थे, अपनी गद्दी पर बैठे थे है ना। और इनको तुगलक वंश, रुक जाइए और आपको, इनको जो है तुगलक वंश या फिर गुलाम वंश, क्या स्टूडेंट, गुलाम वंश का संस्थापक माना जाता है ओके। गुलाम वंश और तुगलक वंश का संस्थापक माना जाता है। इन्होंने जो किया था, जो मंगोल थे स्टूडेंट, मंगोल जो थे इन्होंने 29 बार अटैक किया था। किसने अटैक किया था, मंगोलों ने 29 बार अटैक किया था। तो जो गयासुद्दीन तुगलक थे उन्होंने 29 बार जो अटैक हुए थे उनके द्वारा, मंगोलों के द्वारा, तो उन्होंने 29 जो अटैक थे, जो आक्रमण थे, उनको क्या बनाया, विफल कर दिया। ये इतने ज़्यादा क्या थे, बलशाली थे, ये इतने ज़्यादा हिम्मत वाले थे ओके। ये अपने आप में बहुत बड़ी सफलता है ओके। अगर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो जलालुद्दीन खिलजी जो है, इनका पूरा नाम जो है वो क्या है, देखेंगे स्टूडेंट। जलालुद्दीन खिलजी के अलावा उनका नाम क्या है, मिस्टेक हो गई इनका सा, इनका नाम क्या है, जलालुद्दीन, शॉर्ट में लिख रही हूँ मैं ठीक है, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी है इनका नाम ओके स्टूडेंट। और इनको जो है स्टूडेंट, जैसे कि इनके नाम से पता चल रहा है खिलजी, तो इनको खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। क्या माना जाता है स्टूडेंट, इनको खिलजी वंश का संस्थापक माना जाता है। और इन्हें अपनी जीवन शैली जो है बच्चों, इन्होंने अपनी जीवन शैली की जो स्टार्टिंग की थी बच्चों, वो एक सैनिक के रूप में की थी। किसके रूप में की थी, एक सैनिक के रूप में की थी। लेकिन ये इतने ज़्यादा
वीर थे, कितने मेधावी थे कि उन्होंने अपनी वीर बलपन और मेधाविता के आधार पर ही इन्होंने आगे तरक्की करते चले गए। ठीक है, ये अपनी योग्यता के बल से ही इनको एक उपाधि दी गई थी। उस उपाधि का नाम बता रही हूँ मैं आपको। उपाधि का नाम क्या था, एग्जाम में पूछ लेते, कई बार इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए ज़रा ध्यान से। देखिए उस उपाधि का नाम क्या था स्टूडेंट, जो इनको उपाधि दी गई थी उसके उपाधि का नाम था सर ए जहांदर, जहांदार या जहांदर, सर ए जहांदार। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, शाही अंगरक्षक, शाही अंगरक्षक भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो इन्होंने अपनी योग्यता के बल पर इतना बड़ा मुकाम पा लिया था। ठीक है, और फिर क्या हुआ था कि 1299 में जो जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो थे स्टूडेंट, जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी जो थे, उन्होंने रणथंबोर, क्या स्टूडेंट, रणथंबोर पर आक्रमण भी किया था। कब किया था स्टूडेंट उन्होंने, 1299 में। ओके स्टूडेंट, उसके बाद में हम पढ़ लेते हैं किसके बारे में, उसके बाद में हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो मोहम्मद बिन तुगलक जो थे स्टूडेंट, उनके भी कई सारे नाम थे मोहम्मद बिन तुगलक के। एक तो आपको पता है कि मोहम्मद बिन तुगलक इनका नाम था, इसके अलावा इनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। इसके साथ साथ इनका नाम था स्टूडेंट, बहुत फेमस नाम है, आपको नहीं पता इनका नाम होगा ये, जूना खां, जूना खां। इसके साथ साथ उलूग खां, जूना खां, उलूग खां, ये मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके स्टूडेंट, अब जो गयासुद्दीन तुगलक जो थे वो इनके कौन थे, फादर। मोहम्मद बिन तुगलक के जो फादर थे स्टूडेंट, जो इनके फादर थे, इनके पिता जो थे वो कौन थे, गयासुद्दीन तुगलक। अभी मैंने आपको पढ़ाया गयासुद्दीन तुगलक के बारे में। गयासुद्दीन तुगलक जो थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो थे स्टूडेंट, उनके जो फादर थे, उनकी जो मृत्यु हुई उसके बाद में इनके पुत्र जूना खां थे, वो जो है दिल्ली की गद्दी पर बैठे। दिल्ली का सिंहासन जो था बाप की डेथ के बाद में किसने संभाला, मोहम्मद बिन तुगलक। उनके पिता का नाम था स्टूडेंट गयासुद्दीन तुगलक, बेटे का नाम था तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जूना खां और उलू खां भी कहा गया। ओके, अब ये जो दिल्ली में बैठने वाले जो शासक थे जिनका नाम उलू खां, जूना खां, मोहम्मद बिन तुगलक के स्टूडेंट, दिल्ली सल्तनत के, देखिए एक बार, ये जो थे स्टूडेंट दिल्ली डायनेस्टी के, दिल्ली सल्तनत के स्टूडेंट, ये 18वें सुल्तान थे। क्या थे स्टूडेंट, 18वें सुल्तान थे। ओके स्टूडेंट, ठीक है, हो गया कंप्लीट हमारा क्वेश्चन। तो हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था कि इस्लामी राज्य नहीं हो सकता, ये बात किसने बोली थी, मोहम्मद बिन तुगलक ने बोली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे 53 पे। 1861 में आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना जो की थी किसने की थी, पंडित ब्रह्मशंकर, या फिर राय माधव प्रसाद, या फिर सी है स्वामी शिवदयाल सिंह, और डी है राय अयोध्या प्रसाद। तो इसका जो राइट आंसर है स्टूडेंट वो है स्वामी शिवदयाल सिंह। स्वामी शिवदयाल सिंह ऐसे इंसान थे जिन्होंने आगरा में राधा स्वामी सत्संग की स्थापना की थी। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे 54 क्वेश्चन को। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी। तो हम इसको समझेंगे किस वर्ष स्वीकार की थी स्टूडेंट। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ 1761, बी में दिया 1765, सी में दिया हुआ 1778 और डी में दिया हुआ स्टूडेंट 1781। ओके स्टूडेंट, अब हम क्या करेंगे, इसको पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इसकी जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम पढ़ने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अगर बात करें तो एक्सप्लेनेशन में हम बात करें 1761, जो ए ऑप्शन के अंदर है। 1700 अगर हम 61 की बात करते हैं स्टूडेंट, 1761 में क्या हुआ था, 1761 में पहले क्या हुआ स्टूडेंट, क्या हुआ था, पानीपत का स्टूडेंट कौन सा युद्ध हुआ था,
तो पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? 1761 में। और कब हुआ था, कौन सा मंथ में हुआ था? तो 14 जनवरी में हुआ था। ओके स्टूडेंट। और जो ये जो युद्ध हुआ था वो किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली वर्सेस किसके बीच हुआ था स्टूडेंट? ये हुआ था पुणे यानी कि महाराष्ट्र के अंतर्गत, महाराष्ट्र के जो राजा थे सदाशिव भाऊ, क्या नाम था उनका स्टूडेंट? सदाशिव भाऊ के बीच में, दोनों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विनर रहे। और जो मराठा जो थे उनकी सबसे बड़ी और सबसे बुरी हार हुई थी मराठाओं की, किससे? अहमद शाह अब्दाली से। ओके स्टूडेंट, ये हमारा क्वेश्चन 1761 कंप्लीट हो गया। 1761 के बाद में हम समझेंगे 1778। किसको स्टूडेंट? 1778 को हम समझेंगे स्टूडेंट। 1778 में क्या हुआ था? अंग्रेज़ों ने 1778 में क्या हुआ था? अंग्रेज़ जो थे अंग्रेज़ों ने क्या किया था बताइए? अंग्रेज़ों ने पहली बार, क्या स्टूडेंट? पहली बार यानी कि फर्स्ट टाइम जो प्रिंटिंग मशीन थी स्टूडेंट, प्रिंटिंग मशीन जो थी स्टूडेंट, प्रिंटिंग मशीन की स्थापना की थी। अब स्थापना कहाँ की थी स्टूडेंट? तो कहाँ थी? कोलकाता में की थी। ओके, ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1781 को। 1781 को हम देख लेते हैं। 1781 में क्या हुआ था? 1781 में एक संशोधन आया था, इसको बोलते हैं 1781 का अमेंडमेंट या फिर संशोधन। ओके स्टूडेंट, उसमें क्या हुआ था कि संशोधन जो था 1761 का संशोधन अधिनियम, उसमें क्या हुआ था कि इस अधिनियम में जो ब्रिटिश संसद, क्या स्टूडेंट? ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या हुआ था स्टूडेंट? 5 जुलाई 1781 को 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए 1781 अमेंडमेंट लाया गया। ओके स्टूडेंट, 1773 के विनिमय अधिनियम के दोषों को या उसकी बुराइयों को, इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 अमेंडमेंट लाया गया। ओके स्टूडेंट, ये हमारा कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। हमने इसके जितने ऑप्शन समझ लिए। अब हमने इसको दोबारा से जाते हैं क्वेश्चन पे, अब देखेंगे इसमें क्वेश्चन में क्या बात कही गई थी। इसमें पूछा था कि रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल शासक से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी किस वर्ष स्वीकार की थी स्टूडेंट? हमारे पास ऑप्शन है 1761, बी 1765, सी 1778 और डी है 1781। राइट आंसर इसका है बी 1765। ओके स्टूडेंट, आगे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 55 के अंतर्गत समझते हैं क्या कहा हुआ है, क्या पूछा हुआ है। लिखा हुआ किसने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता है? ऐसे कौन से, इसमें क्या पूछा गया है, ऐसे कौन से शासक थे, उनका नाम इसमें दिया हुआ है। ऑप्शन में दिया हुआ प्रवरसेन प्रथम, बी में दिया हुआ है समुद्रगुप्त, उसके अलावा सी में जो स्टूडेंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है सर्वतात, और डी में दिया हुआ पुष्यमित्र। इसका जो राइट आंसर स्टूडेंट है वो है ए मतलब कि प्रवरसेन प्रथम ने धर्म महाराज की उपाधि धारण की थी, जिसका औचित्य उसके द्वारा अश्वमेध सहित अनेक वैदिक यज्ञों को संपादित करने से सिद्ध होता था। ओके स्टूडेंट, आगे हम क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट को देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में से पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी, क्या स्टूडेंट? मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हुआ। उन्मूलन मीन्स स्टूडेंट क्या होता है? उन्मूलन मीन्स होता है बच्चों फिनिश हो जाना, ख़त्म हो जाना। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, दोबारा से हम क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। लिखा हुआ है कि मद्रास किसके प्रयासों द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में देवदासी प्रथा का उन्मूलन हो गया था, ख़त्म हो गया देवदासी प्रथा का मद्रास प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन हम पढ़ेंगे। पहला ऑप्शन है स्टूडेंट मुट्टू लक्ष्मी रेड्डी,
बी में लिखा हुआ राधाबाई सुब्रमण्यम, और सी में दिया हुआ एनी बेसेंट, और डी में दिया हुआ है दुर्गाबाई देशमुख। ओके स्टूडेंट, जो इसका राइट आंसर जो है बच्चों, मद्रास प्रेसिडेंसी की अगर बात की जाए, वहाँ पर देवदासी प्रथा का जो उन्मूलन हुआ तो फिनिश किया था वो किसने किया था? मुथु लक्ष्मी रेड्डी। किसने स्टूडेंट? मुथु लक्ष्मी रेड्डी ने किया था। हम एक बार, मैंने आपको कल एनी बेसेंट पढ़ाया था। एनी बेसेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन्होंने काफ़ी सारी चीज़ें की थी। दोबारा हम एनी बेसेंट को प्रीवियस वीडियोज़ में देखेंगे। इसके साथ साथ हम क्या कर लेंगे, एक बार रिकॉल भी कर लेंगे एनी बेसेंट को, समझते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट जो थे स्टूडेंट, उनके फादर जो थे एक्सपायर हो गए थे बचपन में ही। उनकी माता ने उनको पाला था। ओके स्टूडेंट, उनकी माँ का जो नाम था एमिली था, एमिली। और ये विलियम वुड जो थे स्टूडेंट, उनकी बेटी थी। इनके फादर का नाम विलियम वुड था। ठीक है, एनी बेसेंट की जो शादी हुई थी वो किससे हुई थी, मैं आपको बता देती हूँ। एनी बेसेंट जो थी स्टूडेंट, उनकी शादी हुई थी जब फादर एक्सपायर हो गए थे, तो वो बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक टाइप की बातें किया करती। तो उनकी शादी जो हुई थी एक पादरी से हुई थी। किससे हुई थी स्टूडेंट? एक पादरी से हुई थी। और जो पादरी जो थे उनका नाम था रेल रैंड था, रेल रैंड, और उनका नाम था फ्रैंक। ठीक है, हुई थी इनकी शादी। लेकिन क्या हुआ कि इनकी शादी ज़्यादा टाइम तक नहीं चल सकी, जिसके बाद में दोनों में डिवोर्स हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ कि 1893 ये भारत में जो उस टाइम विचार प्रचलित थे उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी। इनको उन्हीं विचारों के कारण यहाँ पर की जो रिवाज, जो जाति और ये सब जो भी हमारे यहाँ परंपराएं वगैरह होती हैं, ट्रेडिशनल वगैरह, उनसे इतनी ज़्यादा प्रभावित थी जो कि 1893 में ये भारत आ गई। 1893 में ये भारत आ गई। उसके बाद में क्या हुआ कि 1907 में स्टूडेंट इन्होंने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की, और उसकी ये क्या बन गई? अध्यक्ष बन गई। उसकी फाउंडर बन गई, उनकी अध्यक्ष बन गई। उसके बाद में इन्होंने क्या किया, मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, स्वराज संघ की स्थापना किसने की स्टूडेंट? स्वराज संघ की स्थापना की। और बाद में क्या हुआ कि बाल गंगाधर के साथ में इन्होंने काफ़ी टाइम तक काम किया। और मैंने बताया था स्वराज जो शब्द था वो किसने दिया था, इससे आगे कौन ले गया था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, वीडियो देख करके आप बता सकते हैं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था इसके बारे में। और जो एनी बेसेंट थी उन्होंने होम रूल आंदोलन, क्या स्टूडेंट? एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन जो स्टूडेंट उसकी जो स्थापना की थी वो की थी 1916 में। किसके साथ की थी स्टूडेंट? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, दोनों ने होम रूल आंदोलन की स्थापना की थी। ओके स्टूडेंट, कब की थी? 1916 में। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे 57 क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ शर्ब कर किस पर लागू होता है? तो शर्ब से मतलब होता है बच्चों पानी से। ओके, यहाँ पर इसके ऑप्शन देख लेंगे हम। लिखा हुआ गैर मुसलमान, इसमें लिखा शर्ब कर किस पर लागू होता था। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। ओके, शर्ब कर किस पर लागू होता था? तो लागू होता था गैर मुसलमानों पर, विदेशी व्यापार पर, औद्योगिक विकास पर, जल आपूर्ति बनाए रखने पर। तो ये होता था किस पर लागू? तो ये बच्चों जो है एक पानी पर लगने वाला, सिंचाई पर लगने वाला एक टैक्स था जो गैर मुसलमानों पर, यानी कि इसका राइट आंसर स्टूडेंट ए है, गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर था। और अगर हम इसको बात करें तो सबसे पहले इसको जो है किसने लागू किया था? तो अगर हम बात करें तो किसने किया था स्टूडेंट? इसको किया था फिरोज़ शाह तुगलक द्वारा इसको सबसे पहले शर्ब एकर जो गैर मुसलमानों पर लगाया गया कर था वो लागू किया गया। ओके स्टूडेंट, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 58 के अंदर। बस हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन 58 को देखेंगे। अजंता की किस गुफा में मरण सन राजकुमारी का दृश्य अंकित है? ओके स्टूडेंट, अब अजंता की गुफाएं कहाँ हैं? महाराष्ट्र में हैं अजंता की गुफाएं।
और गुफा की हम अगर बात करें, इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन में गुफा नंबर 1 और गुफा नंबर 9, गुफा नंबर 10, गुफा नंबर 16, 1 9 और 10 16। तो इसमें से क्यों, इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या है? उसका जो आंसर है स्टूडेंट वो क्या है, आप बताइए। अगर हम बात करें गुफा नंबर 1 की, तो गुफा नंबर 1 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर एक के अंदर क्या है स्टूडेंट, एक के अंदर है जातक कथा। क्या है? जातक कथाओं का वर्णन है। लिख देती हूँ मैं आपको एक बार। जो 1 नंबर की उसके अंदर जो गुफा है उसके अंदर जातक कथाओं का वर्णन है जो बौद्ध धर्म से रिलेटेड है स्टूडेंट। ओके। उसके अलावा गुफा नंबर 9 की बात अगर बात की जाए, गुफा नंबर 9 की, तो उसके अंदर क्या है, प्राचीनतम चित्रकलाएं, प्राचीनतम चित्रकलाएं हैं। ओके। और इसकी समानता जो है 9 की जो है, 9 की जो गुफाएं वहाँ पर उसके बारे में बताया जाता है कि अमरावती की मूर्तिकला जो है, अमरावती की जो मूर्तिकला, अमरावती की मूर्तिकला और सातवाहन जो काल है स्टूडेंट, सातवाहन काल की मानव आकृति जो है स्टूडेंट, सातवाहन काल की मानव आकृतियों की वेशभूषा और आभूषण और जाति विशेषताओं से रिलेटेड है क्वेश्चन गुफा नंबर 9। ओके स्टूडेंट, दोबारा बता देती हूँ। जो हमारी गुफा नंबर 9 है उसके अंदर क्या बताया हुआ, अमरावती की जो मूर्तियाँ हैं और सातवाहन काल की मानव की आकृतियों प्लस उनकी वेशभूषा, आभूषण और जातीय विशेषताओं के बारे में गुफा नंबर 9 के अंदर बताया गया है। एक ओके स्टूडेंट, और हम अपने क्वेश्चन पर अगर आएँ, क्वेश्चन नंबर 58 को देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि अजंता की गुफा मर्ण पासन राजकुमारी का दृश्य जो अंकित है वो गुफा नंबर 10 के अंदर है, जो हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 को हम देखेंगे, कौन सा केंद्र भारत में डच वाणिज्य केंद्र नहीं था? तो हमें नहीं था, मैंने आपको बताया कि जो नहीं था वाले क्वेश्चन पर मत जाइए, आपको जो था है कि जो भारत में डच वाणिज्यिक जो केंद्र हैं उनको याद कर लेना, फिर जो नई वाले ऑप्शन है आपको 110% सही मिलेंगे अगर आप मेरी इस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो इसमें हमें सबसे पहले देखना है कौन कौन से थे। तो इसमें हुगली भी था, मुसलीपट्टनम भी था, बागसौर भी था, लेकिन नहीं था वो है करिकल। तो करिकल हमारा राइट आंसर हो गया। क्यों स्टूडेंट, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे सिर्फ 3-4 क्वेश्चन बचते हैं, इसको हम देख लेंगे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 60 में लिखा हुआ है जवाबित, क्या स्टूडेंट, जवाबित क्या थे या जवाबित क्या है? ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ कृषि संबंधी कानून, बी दिया हुआ हिंदुओं संबंधित विषय, लिखा हुआ है सी में राज्य कानून या फिर भूमि संबंधी कानून। तो इसका राइट आंसर स्टूडेंट राज्य कानून, राज्य में बनने वाले जो कानून थे स्टूडेंट उनको जवाबित कहा गया था। इनसे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 61 में लिखा हुआ है चतुष्पाद शिव प्रतिमा कहाँ है? चतुष्पाद शिव की जो प्रतिमा है वो कहाँ पर है? एलोरा की गुफा में, उदयपुर की गुफा में, या फिर नशना कुठार में, या फिर खजुराहो में। तो इसका स्टूडेंट राइट आंसर वो है नशना कुठार। नशना कुठार में क्या है, चतुष्पाद शिव प्रतिमा है। ओके स्टूडेंट, आगे देखेंगे 62 के, और हमारे पास सिर्फ 2 ही लास्ट क्वेश्चन बचते हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। पढ़ना तो आपको सभी को ध्यान से एग्जाम और क्लियर करना है। तो लिखा हुआ है किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेषों से अशोक की पाषाण पर उस उद्गत प्रतिमा उसके नाम के साथ प्राप्त हुई है? यानी कि अवशेषों के साथ उनकी जो प्रतिमा है स्टूडेंट उस पर नाम लिखा हुआ है अशोक का। तो वो पूछा हुआ कहाँ है? पहला पूछा हुआ है, पहला इसमें जो है उसमें बता रहे हैं ऑप्शन में सांची, क्या स्टूडेंट, सांची। बी में है अमरावती, सी में है देहर कुठार, या फिर कंगनहल्ली। आप बताइए इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इसमें क्या कहा गया, अशोक की पाषाण पर उद्दित प्रतिमा उसके नाम के साथ जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ प्राप्त हुई थी, उसमें इसका नाम पूछा गया। तो उसका स्टूडेंट नाम जो स्टूडेंट वो है सांची। क्या स्टूडेंट नाम है? सांची, इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सांची कैसी जहाँ पे जगह थी जहाँ पर अशोक की पाषाण पर उद्दित प्रतिमा उनके नाम के साथ प्राप्त हुई। आगे देखेंगे हम, क्वेश्चन नंबर हमारा लास्ट है ये, आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुई? तो मैंने आपको आर्य समाज मैंने पढ़ाया था कि मैंने आपको ये भी पढ़ाया था कि आर्य समाज जो है स्टूडेंट उसकी जो स्थापना के साथ साथ इसकी स्थापना किसने की थी और किस जगह पे हुई थी, मैंने आपको पढ़ाया था ना आर्य समाज के बारे में।
तो बताइए आप इस क्वेश्चन को कि आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो चलिए मैं आपको पढ़ा देती हूँ। आर्य समाज की जो स्थापना की थी स्टूडेंट, वो क्या किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने, दयानंद सरस्वती ने की थी। इनको महर्षि दयानंद भी कहा जाता है। और इनके जो टीचर थे स्टूडेंट, उनका नाम मैंने आपको बताया था, क्या नाम था उनका? कि टीचर का नाम क्या था स्टूडेंट, बताइए? बिरजानंद। इनके टीचर का नाम था बिरजानंद। और इन्होंने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था बताइए? इनका नारा बड़ा ही फेमस है, एग्ज़ाम में अक्सर आता है। वेदों की ओर लौट चलो। किसने कहा था स्टूडेंट? ये कहा था आर्य समाज के संस्थापक यानी कि दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा मैंने आपको एक चीज़ और पढ़ाई थी, इन्होंने क्या कहा था, क्या क्या चीज़ इन्होंने बनाई थी, क्या क्या करा था। इन्होंने एक ग्रंथ भी इनके टाइम में रचा गया था इनके द्वारा, उसका नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश इन्हीं का ग्रंथ है। ओके, तो और क्या हुआ था कि इन्होंने स्वराज का नारा दिया था। जो स्वराज है स्टूडेंट, ये वर्ड सबसे पहले इन्होंने ही यूज़ किया था फर्स्ट टाइम। उसके बाद में स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। ये बात किसने बोली थी? ये बोली थी लोकमान्य तिलक ने। स्वराज शब्द का जो स्टार्टिंग जो वर्ड है, जो स्टार्टिंग जो की थी, वो किसने की थी? स्वामी दयानंद ने की थी। जबकि इसको स्वराज जो शब्द है, इसको आगे कौन लगे थे? इसको लगे थे लोकमान्य तिलक। ओके स्टूडेंट, ये थी हमारी कुछ इन्फॉर्मेशन प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन टॉपिक लेकर के, और आप इसको देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।